सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। साथियों, जब भी देश में कानून से संबंधित कोई मुद्दा उठता है या नए कानून को पारित करने की बात होती है, जैसे अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि नीट परीक्षा से संबंधित जो पेपर लीक हुए थे, तो उसको लेकर सरकार कड़े कानून बनाने जा रही है। ठीक है, यानी भविष्य में कोई परीक्षा लीक ना हो सके, कोई पेपर लीक ना हो सके। अगर लीक हो तो ऐसे लीक करने वाले व्यक्तियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। उसको लेकर संसद में एक नया कानून पारित होने जा रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हम कानून के बारे में जाने तो ये हमें जानना हमारे लिए आवश्यक है कि संसद क्या है, किसे कहते हैं संसद। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय संसद की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देश विदेश यानी दुनिया के अन्य देशों में संसद के बारे में भी संक्षिप्त रूप में जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही संसद के बारे में चर्चा होती है तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि संसद आखिर है क्या, या संसद के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात जाननी चाहिए कि किसी भी डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में, ठीक है, तो हर राज्य के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है विधायिका, यानी इंग्लिश में जिसे कहते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, हमारे देश में इसका नाम पार्लियामेंट है। दूसरा है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। इसमें कार्यपालिका में आते हैं आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य जो मंत्री है, ये कार्यपालिका के हिस्से। और तीसरा है जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। ठीक है, जो किसी भी देश में जो न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो निम्न स्तर पर यानी जिला स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर जो न्यायालय है, वो सभी आते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं कि एक लोकतंत्र में राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला विधायिका यानी लेजिस्लेचर, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। ठीक है, अब संसद के कार्य क्या है या संसद की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, संसद का सबसे पहला जो और सबसे मुख्य जो कार्य है वो है देश या राज्य के लिए कानून बनाना, पहला। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले चर्चा की कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को कोई पेपर लीक ना हो सके, इसको लेकर हाल ही में एक कानून पारित होने जा रहा है। ठीक है, तो संसद का पहला कार्य क्या है? विधायिका का पहला कार्य क्या है? कानून बनाना। ठीक है, दूसरा, साथ ही साथ ये सरकार पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। नियंत्रण कैसे कार्य करती है? जैसे लोगों ने जो जनप्रतिनिधि चुने हैं, एमपीज, ठीक है, उन एमपीज में से कुछ मिनिस्टर्स भी बनते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो इनकी जवाबदेही कैसे फिक्स होगी? तो इनकी जवाबदेही ये संसद के प्रति जवाबदेही होती है, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी आप देखेंगे देश में कोई भी अहम मुद्दा उठता है तो संसद में वर्तमान सरकार को या उनके मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में हमारे भारतीय के पूर्व शिक्षा मंत्री, ठीक है, तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये क्या है? ये सरकार की जवाबदेही फिक्स करती है। ठीक है, सरकार पर नियंत्रण रखती है। और ऐसे इससे पहले भी एक हमारे अगर आप इतिहास को देखेंगे तो इससे पहले भी अलग अलग मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं, और भविष्य में भी अगर ऐसा होता है तो वो भी ऐसी घटना हो सकती है। ठीक है, तो सरकार पर नियंत्रण रखती है। तीसरा काम क्या है? ये जनता की आवाज को देश की राजधानी तक पहुंचाती है। कैसे? तो हमने जो एमपीज यानी जो सांसद चुने हैं, ठीक है, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो ये जो संसद है ये क्या करता है? ये भारत के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। तो ये अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जनता की जो आवाज है, वो देश की राजधानी यानी संसद कहाँ स्थित है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो संसद में जनता की आवाज पहुंचाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ और संसद का और भी कुछ कार्य है, जैसे बजट पास करना। ठीक है, हर साल आपको पता होगा भारत सरकार बजट लेकर आती है। ठीक है, तो ये बजट कहाँ पास होता है? तो ये संसद में पास होता है। साथ ही साथ अगर संविधान में कोई संशोधन करना हो तो संविधान में संशोधन का कार्य भी कौन करती है? संसद ही करती है। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं जो संसद करती है। ठीक है, पहला जैसे मैंने बताया क्या है? तो कानून बनाना। ठीक है, दूसरा सरकार पर नियंत्रण रखना, कानून बनाना। दूसरा सरकार पर नियंत्रण रखना। तीसरा क्या है? जनता की आवाज को देश तक पहुंचाना, बजट पास करना और संविधान में अगर कोई संशोधन करना हो। ठीक है, तो आपको पता होगा आज तक भारत में यानी भारतीय संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दूसरा, अब देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली।
तो आपको ये बात जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर पूरी तरह आधारित है। हालांकि कुछ अंतर देखने को मिलता है, लेकिन आप ये यूँ कहें कि भारतीय संसद जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, जिसे यानी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, वेस्टमिंस्टर उस जगह का नाम है जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट स्थित है। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई कैसे भारतीय संसद कैसे ब्रिटिश संसद से मिलता है। तो ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय सदन यानी भारतीय संसद के भी दो सदन हैं। ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन, अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को, लोअर हाउस कहते हैं यानी निम्न सदन कहते हैं राज्य लोकसभा को। ठीक है, उसी तरह ब्रिटेन में, ठीक है, वहां भी दो सदन होते हैं संसद के। ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो सदन है, कौन कौन से? तो पहला है अपर हाउस यानी उसे कहते हैं वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हमारे यहाँ राज्यसभा। वहां लोअर हाउस यानी निम्न सदन को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, हमारे यहाँ कहते हैं हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा। ठीक है, तो ये है समानता। अब दुनिया के कुछ अलग अलग देशों के पार्लियामेंट यानी संसद को देख लेते हैं। मैंने नाम यहाँ अंग्रेजी में लिख दिया है क्योंकि हिंदी में पढ़ना थोड़ा शायद मुश्किल हो सकता था। ठीक है, तो इंग्लिश में ज़्यादा सटीक होगा, इसलिए मैंने नाम इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले यूएसए यानी अमेरिका में। ठीक है, तो वहाँ के जो संसद है उसे क्या कहते हैं? उसे कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, और अमेरिकी संसद में भी यानी अमेरिकन पार्लियामेंट में भी दो सदन है। ठीक है, पहला क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरा है सीनेट। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी लोअर हाउस निम्न सदन, और सीनेट हो गया अपर हाउस यानी उच्च सदन। यानी ये राज्यसभा के बराबर है और ये लोकसभा के बराबर है। ठीक है, ब्रिटेन में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, वहां भी हमारे देश की तरह ही वहां भी संसद का नाम पार्लियामेंट ही है। ठीक है, और वहां भी दो सदन है, मैंने आपको बताया हाउस ऑफ कॉमन यानी लोअर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस उच्च सदन। ठीक है, अगला देश ले लेते हैं जापान। यहाँ के संसद को कहते हैं नेशनल डाइट। ठीक है, डाइट का अर्थ यहाँ आहार से नहीं है, इसका नाम यानी जापानीज पार्लियामेंट का क्या नाम है? नेशनल डाइट। अगला लेते हैं साउथ कोरिया। ठीक है, तो साउथ कोरिया में पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। ठीक, रशिया, तो रशिया में क्या कहा जाता है? रशिया में कहा जाता है फेडरल असेंबली, और इसके भी दो सदन है, ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल। अगला देखते हैं जर्मनी। तो जर्मनी में पार्लियामेंट को कहते हैं बंडस्टैग। ठीक है, कनाडा, कनाडा में कहते हैं पार्लियामेंट। देखिए, जहां जहां यानी जिस देश की संसद ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, उन देशों में पार्लियामेंट ही नाम है। तो हमारे देश में यानी भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और ब्रिटेन में संसद का नाम पार्लियामेंट ही है। ठीक है, और यहाँ भी दो सदन है। अगला है फ्रांस। तो फ्रांस में भी इसका नाम पार्लियामेंट ही है। ठीक है, और यहाँ भी दो सदन है, नेशनल असेंबली और सीनेट। तो ये हमने दुनिया के कुछ देशों के पार्लियामेंट और उनके नाम और उनके सदनों के बारे में देखा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये बात आपको जाननी चाहिए, ये काफी महत्वपूर्ण है कि भारतीय संसद में दो सदन के अलावा राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है। मैं फिर से बता दूं, संसद की राष्ट्रपति भारत यानी भारत के राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल 79 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में ये बात लिखी हुई है कि भारतीय संसद के हिस्से कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा इसलिए है, अभिन्न अंग इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि संसद का पहला कार्य क्या है? सबसे मुख्य कार्य कानून बनाना। ठीक है, तो कोई बिल, ठीक है, कोई बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता यानी अधिनियम या कानून नहीं बन सकता जब तक कि उसमें भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति ना हो, हस्ताक्षर ना हो। ठीक है, तो कोई नो बिल कैन बिकम एन एक्ट विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए और भी
महत्वपूर्ण कारण है राष्ट्रपति की, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, और ये कहाँ लिखा है, तो अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। अब देखिए, तो राष्ट्रपति की भूमिका क्यों है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले तो कोई बिल एक्ट बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, जब तक उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी स्वीकृति ना हो, ठीक है, वो बिल ही रह जाएगा, ठीक है। यानी अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचा और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो वो बिल एक्ट नहीं कहलाएगा जब तक कि उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो। तो पहला है कि जैसा मैंने कहा, राष्ट्रपति क्या है, संसद के अभिन्न अंग है, पहला। अब और भी राष्ट्रपति के कुछ कार्य हैं, तो क्या कार्य है, तो राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते हैं, ठीक है। सत्र यानी इंग्लिश में जिसे सेशंस कहते हैं, ठीक है। 3 सेशंस होते हैं, पहला बजट, दूसरा मानसून और तीसरा विंटर सेशन, हम आगे देखेंगे। 3 सत्र होते हैं, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में समन कहते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं। यानी राष्ट्रपति हर सत्र को बुलाते हैं, ठीक है, और इसे इंग्लिश में इस प्रोसेस को कहते हैं समन, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मानसून सेशन स्टार्ट हुआ, तो उसे भी किसने बुलाया, तो भारत के राष्ट्रपति ने, ठीक है। फिर विधेयकों पर हस्ताक्षर यानी जो बिल्स होते हैं, मैंने कहा कि कोई बिल एक्ट नहीं बन सकता, अधिनियम या कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो। तो इसलिए भी राष्ट्रपति की भूमिका अभिन्न है, ठीक है। तीसरा, अध्यादेश जारी करना। तो अध्यादेश जारी करना ये कहाँ लिखा है, ये भारतीय संविधान यानी आर्टिकल 123 123 में लिखा हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 123 में, कि भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल सिचुएशन में होता है, ठीक है, अपवाद की स्थिति है। कैसे, जैसे कोई बहुत जरूरी कानून लाना हो और उसके लिए संसद के दोनों सदनों में पारित करने का समय ना हो, या संसद के दोनों में से कोई सदन या, ठीक है, सत्र में ना हो, तो उस वैसी इमरजेंसी में, वैसी आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी किया, ठीक है, और संसद को संबोधित भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारे राष्ट्रपति के कार्य हैं जो संसद से संबंधित हैं, इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। अब पहला सदन, हम जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटेन की तरह भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा कहते हैं निम्न सदन को, राज्यसभा कहते हैं उच्च सदन को, ठीक है। इंग्लिश में लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, और राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले लोकसभा के बारे में आपको जानना चाहिए कि आखिर लोकसभा है क्या, ये किसे रिप्रेजेंट करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो जैसा कि नाम से पता है, लोक यानी कौन, तो लोक यानी पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के लोग। तो लोकसभा भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए इसका नाम है इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल। और ये कौन सा है, ये है निचला सदन, या इंग्लिश में इसे लोअर हाउस कहते हैं। और ब्रिटेन में इसके समतुल्य कौन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। अब सबसे पहले ये बात आपको जाननी चाहिए कि लोकसभा में कुल संसदों की संख्या, ठीक है, सदस्यों की संख्या, संसदों की नहीं, सॉरी, सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में आपको ये बात याद रखनी है कि वर्तमान में 543 है, ठीक है। और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या हो सकती है 552, या मैं यहां लिख देता हूं। अधिकतम संख्या, सबसे पहले तो ये बात आपको जाननी चाहिए, अधिकतम संख्या कितनी है, पांच सौ बावन, ठीक है, ये हो गया। अब लेकिन वर्तमान संख्या कितनी है, वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543, 543,
ठीक है, अब देखिए क्या था, यानी ये जो 552 है, तो ये 552 में से आपको फिर से और समझने की जरूरत है। इनमें से 552 में से 530, ठीक है, राज्यों के लिए है, ठीक है, यानी 530 सीट जो है लोकसभा की वो राज्यों में विभाजित है, ठीक है। अब बचे कितने, तो बच गए 20, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज, उनके लिए है 20 सीटें, ठीक है, यानी भारत में जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी को कुल मिलाकर कितने सीटें रिप्रेजेंट करती हैं, 20 सीट, 20 सदस्य हैं। अब बच गए 2, तो देखिए अब 2, इसका अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो 2 सीटें थी ये पहले एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय के लिए, ठीक है, एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व थी, ठीक है, लेकिन 104 संशोधन, संविधान के 104 संशोधन द्वारा इस एंग्लो इंडियन के लिए जो ये जो 2 सीटें थी इसके रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान संख्या लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 543, ठीक है, 543। याद रहेगी आपको बात, ठीक है। तो ये बात है। अब दूसरा क्या है, चुनाव कैसे होता है, तो ये बात तो आपको पता होगा, चुनाव बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली अपने प्रतिनिधि को, यानी एमपी जिन्हें कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपने सांसदों को भारत के लोग, यानी कोई भी व्यक्ति भारत में जिसकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा है और उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो वो व्यक्ति मतदान कर सकता है। ये साधारण सा रूल है, ठीक है। और इनके सदस्यों की का जो चुनाव होता है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में होता है, लोग डायरेक्टली वोट देते हैं और सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, यानी प्रतिनिधि को विजयी घोषित कर दिया जाता है, वह संसद का सदस्य बन जाता है। ये लोकसभा के केस में है, ठीक है। अब कार्यकाल, तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, यानी जो संसद चुने जाते हैं, जो संसद के सदस्य चुने जाते हैं वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल। इसलिए हमारे देश में जो आम चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, हर 5 साल में होता है, ठीक है। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो लोकसभा, मान लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ूं, लोकसभा का सदस्य बनूं, ठीक है, तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, आपको याद रखनी है, 25 वर्ष, 25 ईयर्स, ठीक है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला, अध्यक्ष या सभापति कौन होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी एक को चुना जाता है, और वो रूलिंग पार्टी, यानी जो जिस पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है उसी पार्टी से होते हैं, ये बात भी। तो अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, श्री ओम बिरला, जो रूलिंग पार्टी से हैं, ठीक है। अब आखिरी, धन विधेयक, मनी बिल, ठीक है। तो जब आप संविधान का आर्टिकल यानी अनुच्छेद 110 पढ़ेंगे, ठीक है, तो 110 धन विधेयक के बारे में, मनी बिल के बारे में। और ये मनी बिल है क्या, तो सरकार द्वारा आने वाले वित्तीय वर्ष में कुल आय और व्यय का ब्यौरा है, ठीक है, सिंपल सी बात। और मनी बिल के बारे में कुछ जरूरी बातें, जैसे मनी बिल को केवल यानी लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है, पहला। दूसरा, और कुछ बातें जैसे मनी बिल, ठीक है, मनी बिल जैसे मैंने कहा कि सरकार के आने वाले वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का विवरण है। तो इसमें एक और बात भी आपको याद रखना है कि इसे दोनों सदनों में अलग अलग पारित करना होता है, इसके लिए संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, ठीक है। और एक जरूरी बात कि राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिनों तक ही होल्ड करके रख सकती है। अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा इसे अपने कुछ संशोधन, जो उसे लगता है कि हाँ इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए, ठीक है, और उस संशोधन को मानना लोकसभा के लिए जरूरी नहीं है, वो लोकसभा उसे मान भी सकती है और नहीं, तो अधिकतम 14 दिनों तक राज्यसभा उसे अपने पास रख सकती है। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को मनी बिल को वापस लोकसभा में भेजना होता है, और अगर राज्यसभा ऐसा नहीं करती तो ऐसा मान लिया जाता है कि राज्यसभा द्वारा मनी बिल को पारित कर दिया गया है, मनी बिल लैप्स नहीं होता है, ठीक है। अगर लैप्स हो गया तो आप सोच के देखिए, अगर लैप्स हो गया तो देश कैसे चलेगा, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सैलरी कैसे मिलेगी, और जो खर्च होने हैं वो कैसे हो। तो इसलिए मनी बिल राज्यसभा में लैप्स यानी राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिनों तक होल्ड करके रख सकती है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। अब राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा जैसा कि मैंने कहा ये क्या है, संसद का उच्च सदन है, अपर हाउस। ठीक है, अब तो राज्यसभा को आप ब्रिटेन के किसे तुलना कर सकते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो राज्यसभा में देखिए अधिकतम संख्या कितनी, अधिकतम सदस्यों की संख्या। ठीक है, कितना है, तो 250, ये अधिकतम हो सकती है। लेकिन वर्तमान संख्या क्या है, 245। ठीक है, और इस 245 में से 233, ठीक है, अलग अलग राज्यों के एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, एमएलए यानी जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और बच गए 12, तो इन 12 को राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, नॉमिनेट करते हैं, तो ये जो 12 व्यक्ति होते हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अपने 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 क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट योगदान या कार्य किया होता है, जैसे कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ऐसे 12 सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, मनोनीत करते हैं। अब तो चुनाव कैसे होता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों का इन 12 को छोड़कर जो 233 है, तो इनका चुनाव अलग अलग राज्यों के एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधायक, वो करते हैं। कैसे, तो इनडायरेक्टली। ठीक है, और इसका नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। यानी राज्यसभा के सदस्य भारत के लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि भारत के लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं, और वो प्रतिनिधि कहाँ, भारत के यानी उस राज्य के विधानसभा के सदस्य। ठीक है, तो उनके सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। प्रत्यक्ष रूप से केवल लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें लोग सीधा मतदान करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इसलिए लोकसभा का नाम किसको रिप्रेजेंट करती है, भारत के लोग। लेकिन राज्यसभा जैसा कि नाम से पता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, भारत के राज्य को। ठीक है, स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और स्टेट को जब रिप्रेजेंट करता है, भारत के राज्यों को जब का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अलग अलग राज्यों के यानी सभी राज्य के एमएलए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का, 5 वर्षों का। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, 6 वर्षों का। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक बात कि राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा भंग की जा सकती है, या हर 5 साल में चुनाव होता है, और 5 साल से पहले भी लोकसभा का वो भंग किया जा सकता है, और ऐसा किया भी गया है पहले। ठीक है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि राज्यसभा परमानेंट हाउस। ठीक है, राज्यसभा को कभी भी किसी भी स्थिति में भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब तो क्या हर 6 वर्ष में चुनाव होते हैं, तो इसका जवाब है नहीं, हर दूसरे वर्ष। कितने, हर दूसरे वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल है, तो हर दूसरे वर्ष इसके 1/3, ठीक है, यानी 245 सदस्यों में से 1/3 सदस्य हर दूसरे साल, ठीक है, एवरी सेकेंड ईयर ये रिटायर होते हैं। ठीक है, इसलिए राज्यसभा का चुनाव हर दूसरे साल होता है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे हर दूसरे साल राज्यसभा में कुछ नए सदस्य चुनकर आते हैं, और ये चलता ही रहता है, ये कभी भंग नहीं हो सकता, परमानेंट हाउस है। नेक्स्ट, सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के केस में कितना, 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के केस में कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, और कार्यकाल कितना है, 6 वर्षों का है। तो दोनों में देख लीजिए, कार्यकाल में भी बढ़ोतरी हुई है, 5 की जगह 6, और सदस्य में भी 25 की जगह 30। यानी राज्यसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। लेकिन लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, मात्र 25 वर्ष। ठीक है,
अध्यक्ष या सभापति। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी राज्यसभा के जो अध्यक्ष या सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला, धन विधेयक। तो देखिए, धन विधेयक के केस में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मनी बिल। ठीक है, ये इसमें जो सर्वस्व जो ताकत है, जो सबसे ज्यादा जो शक्ति है वो लोकसभा के पास है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है ये भी कौन बताएगा? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष बताइए। ठीक है, राज्यसभा में इसका कोई हाथ नहीं। राज्यसभा में इसका डिस्कशन हो सकता है, इसकी चर्चा हो सकती है, और अधिकतम इसे 14 दिनों तक राज्यसभा में रोक कर रखा जा सकता है। 14 दिनों के अंदर इसे राज्यसभा से लोकसभा में वापस भेजना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया है। ठीक है, अब संसदीय सत्र के बारे में जानना। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि वह अवधि जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें होती है। सत्र क्या है? तो दरअसल ये बैठक है। ठीक है, इंग्लिश में से सेशन कहते हैं। तो 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून और विंटर। ठीक है, 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अभी वर्तमान में कौन सा सत्र चल रहा है? तो मानसून सत्र। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? तो अनुच्छेद 85, जब भारतीय संविधान का आप अनुच्छेद 85 पढ़ेंगे, आर्टिकल 85। ठीक है, तो ये क्या कहता है? राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं। तो देखिए, यहाँ राष्ट्रपति की भूमिका आ गई, इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अब 3 सत्र होते हैं। पहला क्या है? बजट सेशन, ये पार हो चुका है, गुजर चुका है। ठीक है, ये कब से कब तक रहता है? ये फरवरी से मई महीने तक रहता है। ठीक है, दूसरा सेशन क्या है? मानसून सेशन, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जुलाई अगस्त तक चलता है ये। और तीसरा क्या है? शीतकालीन सत्र, ये कब से कब तक चलता है? नवंबर और दिसंबर। अब देखिए, यहाँ एक बात जो जरूरी है, जो आपको जाननी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है कि 2 सत्र के बीच अधिकतम अवधि 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, यानी 2 सत्र, 2 सेशन के बीच जो गैप है वो अधिकतम कितनी हो सकती है? 6 महीने। आप यहाँ देखिए, कब से कब तक चली बजट सेशन? फरवरी से मई। और ये कब स्टार्ट हो गई? मानसून सेशन जुलाई में। यानी गैप कितना रहा? केवल 1 महीने का, केवल जून, जुलाई से ये स्टार्ट ही होगी। फिर यहाँ देखिए, अगस्त में ये खत्म होगा। अब गैप कितना है? सितंबर अक्टूबर, 2 महीने का गैप। फिर ये नवंबर और दिसंबर तक चलेगा। फिर दिसंबर से 2 महीने का गैप, 1 महीने का गैप, सॉरी, जनवरी, और फिर फरवरी में बजट सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम जो गैप हो सकता है, जो दूरी हो सकती है, वो कितनी? 6 महीने। किसी भी हाल में संसद के सत्र को 6 महीने के अंदर दूसरे सत्र को बुलाना ही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, तो बजट सत्र में क्या होता है? नाम से ही पता है। तो इसमें सबसे जो जरूरी काम होता है वो है देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण सत्र है, और नाम से ही पता है बजट सत्र। तो इसमें बजट पारित होता है। ठीक है, अब तो केंद्रीय बजट इसी सत्र में पेश होता है। ठीक है, वित्तीय विधेयक, धन विधेयक यानी फाइनेंस बिल, और मनी बिल, ये सभी भी इसी सत्र में यानी बजट सेशन में प्रस्तुत किए जाते हैं और पारित भी होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति का अभिभाषण और आर्थिक नीतियों पर, इन सभी, यानी आप यूं कहें कि बजट सेशन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देश के जो भी आर्थिक मुद्दे हैं, ठीक है, मनी बिल हो यानी धन विधेयक हो, वित्तीय विधेयक हो, बजट हो, ठीक है, तो और जो आर्थिक नीतियां हैं उन सबकी चर्चा इसी बजट सेशन में होती है। दूसरा, विंटर सेशन। तो विंटर सेशन क्या है? ये थोड़ा आप कहें कि बजट सेशन की तुलना में ये थोड़ा कम है। इसका मतलब थोड़ा कम नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें ज्यादातर विपक्ष जो जो दल विपक्ष में होते हैं वो सरकार को घेरने का काम करते हैं। घेरने का मतलब क्या है कि सरकार से अलग अलग प्रश्नों पर, अलग अलग मुद्दों पर, ठीक है, जवाबदेही मांगती है। ठीक है, तो नए कानून पर चर्चा होती है,
सरकार की जवाबदेही तय होती है, प्रश्नकाल और शून्यकाल सक्रिय रहते हैं। प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या है हम आगे देखेंगे। ठीक, विपक्ष सरकार को घेरता है और जनहित के मुद्दे उठते हैं, जैसे अभी एग्जाम को लीक होने, पेपर लीक होने से रिलेटेड मुद्दा काफी ज्यादा जोर शोर पर है। ठीक है, तीसरा क्या है, शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर तक चलता है और ये वर्ष का अंतिम सत्र है। ठीक है, अधूरे विधेयक यानी जो बजट सेशन और मानसून सेशन में जो पारित नहीं हो पाते हैं वो कब पारित हो जाते हैं, वो विंटर सेशन में। ठीक है, और इसमें नीतिगत समीक्षा और कानूनों की अंतिम मंजूरी होती है। तो इस तरह से 3 सेशन के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब तो देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि संसद का प्रमुख कार्य क्या है, तो सबसे पहला प्रमुख कार्य है कि कानून बनाना। ठीक है, अब कोई भी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, तो देखिए ये स्टेज वाइज, ठीक है, ऐसे चलता है क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, तो क्रम क्या है, तो सबसे पहले कोई विधेयक, इंग्लिश में जैसे बिल कहते हैं, तो बिल प्रस्तुत किया जाता है और ये बिल लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है एक्सेप्ट मनी बिल। ये बात आपको बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, मनी बिल को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जा सकता है। ठीक है, लेकिन कोई ऑर्डिनरी बिल है, साधारण बिल, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहले बिल यानी विधेयक उसे प्रस्तुत किया जाता है किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, फिर उस पर चर्चा होती है, डिस्कशन, फिर उस पर वोटिंग होती है, मतदान। मतदान यानी कितने सदस्य उसके पक्ष में हैं और कितने सदस्य उसके विरुद्ध हैं। ठीक है, अगर ज्यादा लोग उसका बिल को समर्थन देते हैं तो वो बिल उस सदन में पारित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए यानी मंजूरी के लिए भेजा जाता है। ठीक है, एसेंट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है तो वो बिल क्या बन जाता है, ठीक है, एक्ट, कानून बन जाता है। अगला, अब क्या है, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये बात आपको मैंने पहले भी बताया कि संसद में जो वर्तमान सरकार होती है, जो देश चला रही होती है, उसकी जवाबदेही फिक्स की जाती है। कहाँ, तो संसद। ठीक है, और संसद में कहाँ, तो लोकसभा। ऐसे राज्यसभा में भी मंत्रियों से जवाब मांगा जाता है, लेकिन लोकसभा में खासकर ज्यादा। ठीक है, तो अब क्या है कि ये देखिए कुछ आप यूं कहे कि उपकरण है। ठीक है, कौन से, प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, यानी जब सरकार पर आपको विश्वास ना हो, आपको यानी भारत की जनता को नहीं, जब उनके सदस्यों को, ठीक है, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या है, तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये संसद का कार्य जैसे हर दिन शुरुआत होती है, तो इसकी शुरुआत पहले होती है किससे, तो प्रश्नकाल से। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन आवर, यानी संसद का यानी कार्य का दिन का पहला घंटा। मान लेते हैं संसद की यानी जो कार्य है वो कब से शुरू होता है, सुबह 11 बजे से। सुबह 11 बजे से, तो 11 बजे से 12 बजे तक यानी पहला घंटा हुआ, तो इस पहले घंटे को कहते हैं प्रश्नकाल। ठीक है, और इसमें संसद के अलग अलग सदस्य सरकार के मंत्रियों से या सरकार से सवाल करते हैं। ठीक है, दूसरा है शून्यकाल। तो जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होता है 12 बजे, ठीक है, पहला घंटा प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर, तो जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होता है 12 बजे से दिन के अंत तक वो क्या रहता है, वो रहता है शून्यकाल, इंग्लिश में से कहते हैं जीरो आवर। ठीक है, अगला है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी क्या होता है कि कई बार ऐसा यानी संसद के सदन के सदस्यों को ऐसा लगता है कि ये सरकार ये ठीक तरह से कार्य नहीं कर पा रही है और हमें इस सरकार को बदलने की जरूरत है। ठीक है, इसके पीछे कई बार राजनीतिक कारण भी होते हैं, पॉलिटिकल मोटिवेशन भी होता है, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक वजह होती है। लेकिन तब क्या होता है कि संसद के सदस्य मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं, और अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि जो सरकार चलाती है वो तो संसद में हमेशा बहुमत में रहती है, खास करके लोकसभा में बहुमत में रहती है। तो लोकसभा में जब बहुमत में है तो ऐसा प्रस्ताव पारित होने की संभावना न के बराबर होती है।
संसदीय समितियां, तो संसद के अलग अलग कार्यों को देखने के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जाती है, ठीक है। और इन कमिटीज के सदस्य जनरली संसद के सदस्य ही होते हैं, और जरूरत पड़ने पर कुछ एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, ठीक। अब वित्तीय नियंत्रण, तो संसद में जैसा कि मैंने आपको कहा कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, तो क्या है, तो बजट पेश करना, टैक्स तय करना, सरकारी खर्च पर निगरानी, तो ये सारे कार्य भी होते हैं। मनी बिल है, धन विधेयक जिसे कहते हैं, ठीक है, फाइनेंस बिल है, ये सारे ही है। किस स्टेट को ग्रांट्स, ठीक है, लोन, ये सारी चीजें देनी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें संसद में ही तय होती है। अब और एक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है खुद संविधान में संशोधन करना, यानी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान में कोई संशोधन करना है, संशोधन यानी क्या, कोई बदलाव। देखिए बदलाव कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा सा भी हो सकता है, कोई छोटा सा भी हो सकता है। यानी अगर आपने संविधान के, ठीक है, प्रावधानों में इवन अगर आपने एक कोमा या फुल स्टॉप भी जोड़ा या घटाया, ठीक है, तो उसे भी संविधान का संशोधन ही माना जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि संविधान के संशोधन का मतलब होता है कि उसमें बहुत लंबे चौड़े नए कानून जोड़ देना या हटा देना। इवन माइनर, बहुत छोटे से भी अगर बदलाव किए जाते हैं तो उसे भी संविधान का संशोधन ही कहा जाएगा। और ये प्रक्रिया कहाँ लिखी है, तो ये लिखी है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। और कहा, तो भाग 20 में, भारतीय संविधान के भाग 20 पार्ट 20 आर्टिकल 368, ठीक है। और एक जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये बात याद रखनी है कि जब कोई बिल को लेकर डिस्प्यूट, यानी दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में कोई डिस्प्यूट, मतभेद होता है, ठीक है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और ये संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ है, तो अनुच्छेद 108 में, ठीक है। यानी जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर मतभेद हो सकता है या होने पर, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष, उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है। लेकिन आपको यह बात याद रखनी है कि मनी बिल के केस में और संविधान संशोधन बिल के, ये दोनों बिल या अगर कोई विधेयक है जो धन विधेयक है या संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक है, तो इनको लेकर ज्वाइंट सीटिंग यानी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ठीक है। केवल साधारण जो विधेयक है उन्हीं को लेकर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के कॉन्टेक्स्ट में ये लागू नहीं होता, ठीक है। और जब भी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो जो लोकसभा यानी जो सरकार है, जिस पार्टी की सरकार चल रही होती है, तो उसी की ही जीत होती है, क्योंकि लोकसभा में ऑलरेडी बहुमत है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से तो लगभग दोगुनी है, ठीक है। अब प्रक्रिया, तो मैंने प्रश्नकाल आपको बता ही दिया, ठीक है। प्रश्नकाल क्या है, तो इसमें यानी सदस्य, संसद के जो सदस्य हैं वो सरकार से या सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कोई मुद्दा है, तो स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। सड़क परिवहन से संबंधित कोई मुद्दा है तो सड़क परिवहन मंत्री से सवाल पूछा जाएगा। और ये सवाल कौन पूछेंगे, तो संसद के दूसरे सदस्य, खास करके जो सरकार का हिस्सा नहीं है, यानी जनरली विपक्ष के, ठीक है। और ये मैंने आपको कहा कि संसदीय कार्य दिन का, ठीक है, उस दिन का पहला घंटा, मैं फिर से बता देता हूँ, कार्य कब स्टार्ट होता है, सुबह 11 बजे, ठीक है। संसद का कार्य स्टार्ट होता है, ये प्रारंभ होता है सुबह 11 बजे। तो सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, ठीक है। दूसरा है शून्यकाल। तो अब प्रश्नकाल जैसे ही खत्म होता है यानी 12 बजे, मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो 12 बजे के बाद से शून्यकाल स्टार्ट हो जाता है, इसे कहते हैं 0 आवर, ठीक है। और दिन के अंत तक शून्यकाल चलता ही रहता है जब तक कि उस दिन का एजेंडा खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तीसरा है संयुक्त बैठक। तो मैंने आपको बता ही दिया कि लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और इसका प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 108 में, ठीक है, 108 में। और आपको यहाँ एक बात और याद रखनी है जो मैं फिर दोहरा देता हूँ कि
मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के केस में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है, अब संयुक्त बैठक जब भी बुलाई जाएगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष और उन दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ना कि अध्यक्ष। ठीक है, संयुक्त बैठक में राज्यसभा के अध्यक्ष का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब संसद से जुड़ी चुनौतियां। तो आप सभी अखबार समाचार में देखते होंगे कि संसद में कई बार हंगामा होता है, व्यवधान होता है और कई बार संसद को कुछ घंटों के लिए या इवन कई दिनों तक स्थगित भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि देश की क्षति होती है। ठीक है, देश की क्षति कैसे होती है? तो मैं आपको बता दूं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग संसद को चलाने में प्रति मिनट, मैं प्रति मिनट की बात कर रहा हूं, लगभग 2.5 लाख रुपए, बिल्कुल ठीक सुना आपने, लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट खर्च होते हैं। ठीक है, तो यानी अगर संसद 1 मिनट के लिए चलता है, ये एवरेज खर्च है। ठीक है, तो 1 मिनट संसद को चलाने में खर्च कितना होता है? 2.5 लाख रुपए। और प्रतिदिन की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं संसद को चलाने में प्रतिदिन। यानी एक दिन के संसद को चलाने का खर्च कितना है? यानी देखिए, ये खर्च किसे, जो आपको यानी जो संसद के जो सदस्य हैं उनको सैलरी दी जाती है, वेतन, और भी खर्चे हैं, कैंटीन की सब्सिडी है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, उससे रिलेटेड स्टाफ भी हैं, तो उन सबको मिलाकर ये खर्च निकाला जाता है। ठीक है, तो प्रति मिनट लगभग 2.5 लाख रुपए और प्रतिदिन कितना खर्चा है संसद को चलाने में? 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी अगर 10 दिन संसद चले तो खर्च कितनी हो जाती है? 15 करोड़। ठीक है, अब उसके बाद कुछ और भी चीजें देखने को मिलती है जो दुखद है। क्या है? संसद बहस की जगह है, जहां सवाल जवाब होने चाहिए। भारत की जो महत्वपूर्ण चुनौतियां या जो मुद्दे हैं उन पर बहस होनी चाहिए, लेकिन कई बार नारेबाजी और कुछ अभद्र व्यवहार भी देखने या सुनने को मिलते हैं, जो दुख की बात है। ठीक है, उसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि जरूरी मुद्दों पर चर्चा ना होकर के जो मुद्दे हैं उनसे भटकाया जाता है, वो भी एक बुरी बात। ठीक है, साथ ही जनता की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाना। ठीक है, तो जब ये सब कार्य होते हैं तो ऑब्वियसली भारत की आम जनता को दुख पहुंचता है, उन्हें लगता है कि हमने किन्हें चुना है। ठीक है, तो ये सारी बात, ये संसद से जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने भारतीय संसद के बारे में जाना। ठीक है, हमने देखा कि भारतीय संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, कैसे काम करते हैं, उनके सदस्यों की संख्या क्या है, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, कार्यकाल क्या है, सदस्य कैसे चुने जाते हैं, साथ ही संसद कैसे कार्य करता है, और हमने दुनिया के कुछ संसद के बारे में भी जाना। आपको ये सेशन कैसा लगा? अपने विचार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको किसी और मुद्दे पर, किसी और विषय पर वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस मुद्दे पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वो मुद्दा इतिहास से संबंधित हो सकता है, भूगोल, ठीक है, और किसी अन्य मुद्दे पर भी अगर आप वीडियो चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।